नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या 10व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पॉवर स्टेजेस जे आहेत इंडक्शन मोटर, त्या पॉवर स्टेजेस वरचे काही एग्जाम्पल सॉल्व केले. ठीक है, एग्जाम्पल अतिशय महत्वाचे हैं और मैंने आपको बोला था कि बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने हैं. उसमें अगर डिफिकल्टी आती है आपको तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते. ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. तो हमने ऑलरेडी जो अपना सब्जेक्ट देखा है CNE, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर, तो वो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखा था. ठीक है, तो ये वो अगर आपको ध्यान में है तो आप इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट सिमिलर है. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पहला ही पॉइंट दिया है, द इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू अ रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर. ये हमने ऑलरेडी बोला था, क्योंकि इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे दोनों वर्क होते हैं. दूसरा, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है दोनों के, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर का, वो भी सेम है. उसकी वजह से इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं. Hence we can take the help of transformer's equivalent circuit to draw the equivalent circuit of the induction motor. ठीक है, अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी होगी. ठीक है, ऑलरेडी आपण ट्रान्सफॉर्मरचं इक्विवेलेंट सर्किट पाहिलेले विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे, तर सेम इक्विवेलेंट सर्किट इथं इंडक्शन मोटरचं ड्रॉ केलेलं. आता या इंडक्शन मोटरच्या इक्विवेलेंट सर्किट मधल्या टर्म्स आहेत, या सगळ्या सिम्बॉलचा मिनिंग आपल्याला माहिती पाहिजे. ठीक आहे, सो इथं तो मिनिंग आपण सांगणार आहे. सो फिगर शोज द बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. ये ट्रांसफॉर्मर जैसा ही इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये V1 इज दी सप्लाई वोल्टेज है आपका. ठीक है, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. वहां पे हम प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते थे, यहाँ पे अपने को स्टेटर एंड रोटर बोलना है. ठीक है, तो I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर, R1 is the resistance of the stator, X1 is the reactance of the stator, I0 is the no load. प्राइमरी करंट बोलते थे वहां पे ट्रांसफॉर्मर में, अभी यहाँ पे नो लोड करंट बोलेंगे स्टेटर का. ठीक है, IC is the कोर लॉस कंपोनेंट, IM is the मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, R0 is the नो लोड रेजिस्टेंस, X0 is the नो लोड रिएक्टेंस. बाद में यहाँ पे ये सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स है, R2 is the resistance of the rotor. ठीक है, X2 is the resistance of the reactance of the rotor, then E2R is the induced EMF, mutual induced EMF in the rotor winding. ठीक है, I2R is the current flowing through the rotor winding under running condition में दिखा है. N1 is the number of turns of the stator winding and N2 is the number of turns of the rotor winding. तो ये सारे जो सिंबल्स है इसके मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है, तो देखेंगे आगे हम इस पे. ये सिंबल का मीनिंग अभी बताया मैंने आपको. ठीक है, नाउ हियर ऑलरेडी बोला है मीनिंग इसका मैंने. सो R1 एंड X1 आर दी पर फेज वैल्यूज ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस एंड स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस. R1 क्या है आपका, स्टेटर रेजिस्टेंस है पर फेज में, और X1 इज द स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस है पर फेज में, उसकी वैल्यू है. ठीक है, P1 इज द पर फेज स्टेटर वोल्टेज, N1 is the number of turns of the stator turns per phase, whereas R2 and SX2 are the rotor resistance and reactance per phase. ठीक है, then resistance R0 is the no load resistance per phase, that represents the resistance for core loss.
कोर लॉस के लिए ये रेजिस्टेंस R0 दिखाया है, ठीक है, वो कोर लॉस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। X0 is represent the magnetizing component of the no load stator current, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड प्राइमरी करंट, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा था। देन V1 का है अपना, V1 इज द फेज स्टेटर वोल्टेज, ठीक है, स्टेटर सप्लाई वोल्टेज, पर फेज मतलब स्टेटर सप्लाई वोल्टेज है V1। E1 इज द पर फेज स्टेटर इंड्यूस्ड वोल्टेज, whereas E2R is equal to S into E2 is the per phase rotor induced EMF। ऑलरेडी फॉर्म्युले आपण इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये पाहिले, तेच फॉर्म्युले आपल्याला इथे यूज करायचे। त्यामुळे मी सांगितलं होतं की इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे या इंडक्शन मोटर चैप्टर मध्ये, ठीक है। जो 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं वो ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है आपका। तो हियर रोटर करंट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी देखे हमने, I2R इज इक्वल टू S into E2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को S से अगर इसको डिवाइड करेंगे अपन तो इक्वेशन आ जाएगा अपना E2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 बाय S ब्रैकेट स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को S से डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अबव एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट इन द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट वी कैन शो अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस X2 एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R2 बाय S। अभी ये एक्सप्रेशन में क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में हम वी कैन शो अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, यहाँ पे हमें रिएक्टेंस X2 की वैल्यू फिक्स्ड शो कर रहा है ये, ठीक है, इक्वेशन, एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R2 बाई S। अभी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका जिसकी वैल्यू है R2 बाई S। नाउ सच इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन दी फिगर, ठीक है। आगे एक फिगर दिया है, वहां पे हम देखेंगे वो कैसे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस द रेजिस्टेंस R2 बाई S एज फॉलोज। R2 बाई S जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। R2 बाई S इज इक्वल टू R2 प्लस R2 बाई S माइनस R2। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये R2 में, ये R2 बाई S में R2 एक बार ऐड किया और बाद में उसको ही माइनस किया, तो मेन इक्वेशन में चेंज होगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि R2 ये R2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे R2 बाई S। क्लियर है, एक R2 यहाँ पे ऐड करना है, एक R2 माइनस करना। सो अभी ये तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा अपना R2, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा आपका, ठीक है। R2 एज इट इज रहेगा, सपोज ये R2 एज इट इज रहेगा। ये दोनों में से हमने फिर से R2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय S माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। सो R2 एज इट इज रहेगा प्लस R2 इन ब्रैकेट 1 माइनस S डिवाइडेड बाय S, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट व्हिच रिप्रेजेंट्स R2 बाय S एज पर इक्वेशन जो सेकंड था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे दो डायग्राम निकाले हैं। देखो पहला अपना ये E2 था, E2 इज दी आपको मालूम है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन दी रोटर वाइंडिंग है, स्टैंड स्टिल कंडीशन का दिखाया है यहाँ पे। X2 इज दी रोटर रिएक्टेंस। देन R को कैसे लिखा था हमने, R2 बाई S लिखा था, ठीक है। अब इसको R2 बाई S को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऊपर, R इन ब्रैकेट 1 माइनस S बाई S से, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। तो वो ही यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपको। फिर ये R2 तो आपका रोटर का रेजिस्टेंस रहेगा, करंट जो है वो I2R ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का। जैसे हमने ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे पॉइंट देखे थे, वैसे ही पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो फर्स्ट वाला देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टेटर साइड बोलेंगे, यहाँ पे वहां पे प्राइमरी बोल रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी बोल रहे थे, यहाँ पे स्टेटर बोलना है, ठीक है।
So as we know that in case of a transformer, the equivalent circuit is drawn with respect to either primary or secondary winding. यहाँ पे भी दिया है वो पॉइंट. इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ट्रांसफार्मर में कैसे ड्रॉ करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग. सो सिमिलरली वी कैन draw the equivalent circuit of an induction motor with respect to stator or rotor side. ठीक है. So the complete equivalent circuit referred to the stator is shown in figure. आगे एक फिगर दिया है आपको. So in this circuit all the parameters are referred to the stator winding. यहाँ पे देखो अभी सारे पैरामीटर्स आपको स्टेटर की तरफ ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के एज के का फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन किया है अपन ने. E2 by E1 है. यहाँ पे देखो V1 है या I1 है. V1 is the stator supply voltage, I1 is the current flowing through the stator winding, R1 is the stator resistance, X1 is the stator reactance. ये तो सारे इतनी मालूम है आपको. नो लोड ये करंट है अपना. IC is the core loss component, R0 is the no load resistance, IM is the magnetizing component, X0 is the नो लोड रिएक्टर. अब ये साइड जो पैरामीटर्स थे, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में, ये सारे सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स अपने को प्राइमरी साइड में यानी रोटर साइड के पैरामीटर्स हमें स्टेटर साइड को ट्रांसफर करने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफर किए आपने. यहाँ पे नोटेशन डैश से उनको रिप्लेस करना है. तो E2 डैश, X2 डैश और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे R2 डैश बाय S. ये I2 R डैश. ठीक. तो डैश से वो सारे नोटेशन को रिप्लेस करना है. सो ऑल दी रोटर क्वांटिटीज आर ट्रांसफर टू दी स्टेटर साइड एज फॉलोज. ये ट्रांसफर करने के बाद आपको ये सारे क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालने आएंगे, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा था डायरेक्टली. ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. तो E2 डैश इज इक्वल टू E2 बाय K. E2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो E2 को क्या करना है, K से डिवाइड करना है. ठीक है. सपोज I2 R डैश की वैल्यू निकालनी है तो K इंटू I2 करना है. K से मल्टीप्लाई करना होगा आपको I2 को. ठीक है. देन X2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो उसको K स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. X2 को K स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. R2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो R2 को K स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. ठीक है. एंड सपोज लास्ट में R2 डैश बाय S की वैल्यू निकालना है तो R2 डैश बाय S इंटू K स्क्वायर कर. तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले आपको ध्यान में रखते हैं. ठीक है. याचं काही वेगळं डेरिव्हेशन नाहीये. ठीक आहे. बुकमध्ये पण. त्यामुळे या हे फॉर्म्युले जे आहेत हे फॉर्म्युले तुम्हाला डायरेक्टली लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. नाउ विल सी द अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट. आता पाहू आपण अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट. सो अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये सुद्धा पाहिलं होतं. अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपल्याला कसं ऑब्टेन करता येतं, तर आपल्याला हे हा जो नो लोडचं इक्विवेलेंट सर्किट आहे ते नो लोडचं इक्विवेलेंट सर्किट आपल्याला R1 आणि X1 च्या लेफ्ट साइडला ट्रान्सफर करायचं असतं. ठीक आहे. तेव्हा आपल्याला अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता है. तो अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या दिया है देखो, नो लोड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ R0 एंड X0. जो नो लोड सर्किट है अपना R0 एंड X0 दैट कैन बी शिफ्टेड टू दी लेफ्ट ऑफ दिस R1 एंड X1. ये R1 और X1 के लेफ्ट साइड को उसको शिफ्ट करना है ये नो लोड सर्किट को. ठीक है. तो ऑब्टेन द अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर. ठीक है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट से हम एक एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं टॉर्क का वो देखेंगे अभी. पहले तो करंट का इक्वेशन मालूम है अपने को. सो I2 R डैश इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V बाय R अपना फॉर्मूला होता है. ठीक है. यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में ये R1 और R2 डैश बाय S ये कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है. वैसे ये आपका X1 और X2 डैश भी कैसे कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में रहेंगे. ठीक है. तो ये दोनों की एडिशन करनी है. R1 में ये ऐड करना है और X1 में आपका X2 डैश ऐड करना है. V बाय R फॉर्मूला अपना होता है ओम्स लॉ के हिसाब से
सो I2 डैश आर इज इक्वल टू V1 अपना सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। सो एक डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, दोनों की एडिशन R1 प्लस R2 डैश बाय S ब्रैकेट स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश ब्रैकेट स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2। यानी ये जो पूरी वैल्यू है वो आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, ये 1/2 के बजाय आप उसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ रोटर कॉपर लॉस पर फेज की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, आई स्क्वायर आर रोटर कॉपर लॉस होता है अपना जनरल फॉर्मूला उसका। तो यहाँ पे आई टू आर डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश लिखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। नाउ एज इट इज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो टोटल रोटर कॉपर लॉस विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ दी पर फेज। 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसकी वजह से टोटल रोटर कॉपर लॉस क्या रहेगा, ये फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो 3 इंटू I2 आर डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश, ये इक्वेशन आ गया अपना 5। तो हाउएवर द टोटल रोटर कॉपर लॉस फ्रॉम इक्वेशन 5 इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PC इज इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा इंटू टी, ठीक है। PC कॉपर लॉस इज इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा इंटू टी। सो दैट इज इक्वल टू एस ओमेगा एस इंटू टी। ये हमने रिलेशन जो देखा ही था, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस देन रोटर इनपुट और ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, उसमें भी ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं हमने ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला आता है एस ओमेगा एस इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। नाउ ये भी कॉपर लॉस का फॉर्मूला है और आपका ये भी कॉपर लॉस का फॉर्मूला है, तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन। एस ओमेगा एस इंटू टी इज इक्वल टू 3 इंटू I2 आर डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश लिख सकते हैं। तो इससे टी की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये एस ओमेगा एस इधर गया तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 3 इंटू I2 आर डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाई एस इंटू ओमेगा एस, ये आ गया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। टॉर्क का इक्वेशन आ गए। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I2 आर डैश इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, अभी ये जो इक्वेशन I2 आर डैश की वैल्यू है, ये I2 आर डैश की वैल्यू अपने को क्या करना है, ये इस इक्वेशन में पुट करना है, 8 नंबर की इक्वेशन में पुट करना है I2 आर डैश की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में I2 आर डैश है। तो ये पूरी जो वैल्यू है आपकी I2 आर डैश की वो इस इक्वेशन में पुट करना है। तो टॉर्क इक्वेशन क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 3 इंटू V1 स्क्वायर R2 डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस ओमेगा एस एज इट इज रहेगा, ठीक है। 3 इंटू ये V1 था, सो V1 इंटू I2 आर डैश इंटू R2 डैश आ गया ऊपर, और एस ओमेगा एस एज इट इज रहेगा यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ का एस ओमेगा एस एज इट इज, और ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे वो रेस टू द पावर 1/2 था, यानी स्क्वायर रूट में थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे I2 आर डैश स्क्वायर है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 डैश बाय एस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसका रेस टू द पावर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका यहाँ से चला गया है, वो 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, R2 आर डैश स्क्वायर है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर एंड स्लिप। अभी ये दोनों में रिलेशन मिलेगा अपने को, जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है मोटर और स्लिप में क्या रिलेशन मिलेगा, कैसा टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। As from the equation, the torque produced by the induction motor is directly proportional to the, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वहां पे स्टेटर सप्लाई वोल्टेज को टॉर्क, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन हम वहां पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डाउट इसमें? तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर का वो सेम ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो आप। ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर। यहाँ पे हम रुकेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टार्टर का, वो स्टार्टर का पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। इफ यू like my videos, video lectures, then please subscribe to my channel Electrify Academy. ठीक है, like, share and press the bell icon so that you will get the notifications earlier. So thank you very much.